वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आई एम रेनू एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश हियर। तो ये हमारी सेकंड क्लास है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इससे पहले मैंने आपको 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए हैं। तो ये एक सीरीज चल रही है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसमें मैं मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर के जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो आपके साथ लेकर आ रही हूँ। तो आज भी हम 15 ही इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे और ये बहुत ही क्विक सेशन होगा। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। आप इजीली जल्दी से देख लेंगे और आपको 15 इडियम एंड फ्रेजेस याद हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 16, टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। क्या मतलब होता है इस बात का, बताइए। क्या कहते हैं हम इसको हिंदी में? इसका मतलब एक तरीके से होता है अपनी खुद की पीपड़ी बजाते रहना। क्या मतलब होता है अपनी खुद की पीपड़ी बजाने का? अपनी खुद की तारीफें करते रहना, प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। कोई कुछ कहे ही ना कहे, लेकिन हम अपनी खुद ही तारीफ कर लेंगे। एक्चुअली ये मतलब कई लोगों को इरिटेटिंग लगता होगा, लेकिन मुझे ये बात सही भी लगती है कि अगर आपकी कोई भी तारीफ नहीं करता तो ये आपको खुद ही काम कर लेना चाहिए। तो अपनी पीपड़ी आप खुद ही बजाते रहें। हालांकि दूसरों को भी ऐसा भी काम जरूर करें आप, जिससे लोगों को मौका मिले कि आपकी तारीफ कर सकें। लेकिन अगर आपकी तारीफ कोई नहीं करता, क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं कि आप कितना भी अच्छा काम करते हैं आपकी कोई तारीफ नहीं करता, तो आप खुद ही अपनी तारीफ कर लें। इस काम का जो जिम्मा है आप अपने हाथों में ले लें। ठीक है। सो टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों की प्रशंसा करना, प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन एक्स टू ग्रिन। एन एक्स टू ग्रिन क्या मतलब हो सकता है इसका? अ ब्लंट एक्स, अ शार्प टंग, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अ टेंडेंसी टू फाइट। एन एक्स टू ग्रिन मतलब एक एन एक्स टू ग्रिन मतलब एक एक्स को घिसना। तो वो किस लिए, वो शार्प टंग होगा या ब्लंट एक्स होगा? देखिए ब्लंट एक्स तो नहीं होगा, ये तो मतलब कुछ डायरेक्ट सा उसका लिटरल मीनिंग ही बता दे रहा है, तो लिटरल मीनिंग तो नहीं होता उसका। तो आप इसको इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस, तो इसमें से आपको चूज करना है। तो बताइए क्या होगा। इसका मतलब है आप प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपने ही काम के लिए आपको किसी चीज में जाके चापलूसी करना, या फिर काम कर रहे हैं आप किसी चीज का, तो उस काम को अपने ही फायदे के लिए करना। राइट। सेवा करने के लिए एक निजी हित, जैसा कि मैंने बताया आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप खुद अपने प्राइवेट इंटरेस्ट से कर रहे हैं, आप प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। क्वेश्चन नंबर 18, टू ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई मतलब क्या होता है? टू ईट हम्बल पाई मतलब ईट स्लोली। हम्बल पाई मतलब ईट स्लोली, आप इसको देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। देखिए मैंने जैसे कि बताया आपको, लिटरल मीनिंग या सेंसलेस जो आपको लगते हैं ऑप्शंस, थोड़े आप एलिमिनेट कर लीजिए। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन से आपको सेंसलेस लग रहे हैं, क्योंकि ये आपको तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप इंग्लिश को बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आप लास्ट मंथ में पूरी प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप रोज इंग्लिश को लेके पढ़ते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 घंटा रोज आप दे रहे हैं। आप मैथ्स पढ़िए, लेकिन इंग्लिश को भी रोज 1-2 घंटे दीजिए, और फिर आपको लास्ट में लगेगा कि आप 200 में से इजीली 180 प्लस स्कोर कर ले रहे हैं इसमें। ठीक है। तो इंग्लिश को आप बिल्कुल भी मतलब छोड़ नहीं सकते। आप इसमें स्कोर भी इजीली कर सकते हैं अगर आप बहुत टाइम से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वाई टू लूज योर मार्क्स, जबकि हर एक मार्क काउंट कर रहा है, तो आप इसको भी कंसिडर करिए। ठीक है। टू ईट हम्बल पाई, टू हैव एन एक्सीलेंट डिश, टू ईट अ गुड पाई। देखिए ये जैसे कि टू ईट अ गुड पाई, ये मतलब हम्बल पाई से, और ये तो मतलब सेम लग रहा होगा आपको। तो क्या मतलब हो सकता है इसका? मतलब है टू अपोलोजाइज, किसी से माफी मांगना। आपने कुछ कहा
और फिर आपकी वो चीज़ गलत हो गई तो आप उसको अपोलोजाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्षमा मांगना किसी से, टू अपोलोजाइज, टू ईट हम्बल पाए। अच्छी पाए या फिर बहुत एक्सीलेंट पाए खाना नहीं होता इसका, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू ईटिंग हियर, ठीक है। पाए है इसका मतलब ईटिंग नहीं है यहाँ पर। अगर आपको ईटिंग दिख रहा है ऑप्शन में तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बताइए, हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस मतलब एक्सीलेंट चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल, चॉइस टू लिव और डाई, फर्स्ट चॉइस, क्या मतलब हो सकता है? आप देखिए इसमें से सारे जो ऑप्शंस हैं आपको कोई भी ऐसा सेंसलेस नहीं लगेगा हॉब्सन चॉइस से, मतलब कुछ ना कुछ इनसे दिया हुआ है जिससे दैट मेक्स एनी सम सेंस टू यू, ठीक है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हॉब्सन चॉइस को, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। हॉब्सन चॉइस मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, ठीक है। जब आपके पास कोई भी एक्चुअल में चॉइस नहीं दी गई हो, कोई एक चीज बताई गई हो और वही आपको चूज करनी है, तो दैट्स हॉब्सन चॉइस। कोई वास्तविक विकल्प बिल्कुल नहीं होना, नो रियल चॉइस एट ऑल, ओके। Let's move to our question number 20, which reads, reading between the lines. Reading between the lines. Reading slowly and haltingly? No. Understanding the sense rather than the actual words. Understanding the meanings of words and not the sense. Reading superficially. Reading between the lines. बताइए क्या होगा इसका? देखिए हमने एक ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट कर दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब हमारे पास 3 बचे हैं, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द सेंस रेदर देन द एक्चुअल वर्ड्स। बिटवीन द लाइंस, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, आप उसकी बातों को न उसकी सिर्फ बातों पर ध्यान न देकर वो क्या कहना चाहते हैं, आप वो बात समझ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। उन चीजों को समझने की कोशिश करना जो इंसान आपको कन्वे करना चाह रहा है, रेदर देन दोस वर्ड्स व्हिच ही इज और शी इज सेइंग टू यू, ठीक है। ऑलराइट, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रीडिंग बिटवीन द लाइन। वास्तविक शब्दों की वजह अर्थ को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सेंस रेदर देन द एक्चुअल वर्ड्स। Question number 21. Fits and starts. Consistently, irregularly, in high spirits, enthusiastically. क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन? क्या राइट आंसर है? Fits and starts. इसका मतलब होता है irregularly, inconsistent, ठीक है। कोई भी चीज जो कभी चलती है कभी नहीं चलती है, कभी फिर चलती है कभी फिर नहीं चलती है, तो यू नो देयर आर ब्रेक्स इन बिटवीन, तो वो इनकंसिस्टेंट है, फिट्स एंड स्टार्ट्स। इरेगुलर चीजों को हम कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। ऑप्शन नंबर 2, अनियमित, जो इरेगुलर हो, इनकंसिस्टेंट हो। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर, इससे आपको किस तरीके की वाइब्स मिल रही है कि आप गो थ्रू फायर एंड वाटर, किसी बहुत मुश्किलों में, फायर एंड वाटर मतलब किसी पूरी मुसीबतों का सामना करते हुए किसी चीज को पाना, राइट। तो आपको ऐसा कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में? अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प, avail himself of any opportunity, use any conceivable method, undergo any risk। बताइए कौन सा ऑप्शन लगता है आपको? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन, कि आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं किसी काम को करने के लिए, टू गो थ्रू फायर एंड वर्क टू डू समथिंग दैट यू आर विलिंग टू डू, और यू, राइट, ओके। अंडरगो एनी रिस्क, किसी भी जोखिम से गुजरना, गो थ्रू फायर एंड वाटर।
Question number 23. Ran right, behaved cleverly, acted without restraint, wandered aimlessly, had the best of time. Ran right. तो आपको ये कैसा वर्ड है, मतलब वर्ड्स को देखिए आप, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को देखिए यहाँ पर। बिहेव क्लेवरली आपको यहाँ पे लग रहा है, या फिर एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट, वंडर्ड एमलेसली, हैड द बेस्ट ऑफ टाइम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट। रन राइट मतलब बिना किसी रुकावट के इधर उधर भागना या फिर चीजों को करना, वो भी इट्स इन नेगेटिव सेंस, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के काम किया, एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है? एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, अ ब्लैक हॉर्स। मैंने बोला देखिए, आप लिटरल जो मीनिंग दिखा देते हैं, आप उनको तो मतलब आंखें बंद करके एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है आपका। अ नाइटमेयर। अ नाइटमेयर मतलब क्या होता है? बुरा सपना। एन अननोन पर्सन। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। तो अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? ये एन अननोन पर्सन या अ नाइटमेयर, और एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। What should be the right answer? Option number 1 is the right answer. डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है? डार्क हॉर्स मतलब होता है आपको जो इंसान लगता है कि ये तो हमारा कंपटीशन है ही नहीं, लेकिन जब आप कंपटीशन में उतरते हैं तो वो एक्चुअल में आपको पता चलता है, ओ ये भी इंसान इतना अच्छा कर सकता है, तो दैट पर्सन इज अ डार्क हॉर्स। ठीक है, आप जिसको मतलब कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, अनफोर्सीन है आपके लिए वो। So let's move to our question number 25. To run across. To have an appointment meeting. To meet by chance. To run in the playground. देखिए ये भी मतलब देखिए लिटरल मीनिंग सा दे रहा है आपको, तो इसको एलिमिनेट कीजिए। टू रन वेरी फास्ट, ये थोड़ा आपको अजीब सा ऑप्शन लगेगा, टू रन वेरी फास्ट, टू रन अक्रॉस का, तो आप इसको भी एलिमिनेट कीजिए। अब आप 2 ऑप्शन में बचते हैं। टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग, टू मीट बाय चांस, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। टू रन अक्रॉस मतलब होता है आप किसी से अचानक मिल जाएं, जैसे आप किसी मार्केट में गए हुए हैं, आपका एक फ्रेंड है कोई जो आपको बहुत टाइम से नहीं मिला है, और आपको वो अचानक मिल जाए, तो आप उसको क्या मिले बोलेंगे? ही मेट मी बाय चांस और वी रैन अक्रॉस। ठीक है, किसी संयोग से मिल जाना, टू मीट बाय चांस। Let's move to our question number 26. To get one's own back. To get one's own back. क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शंस हम पढ़ेंगे। To get one's revenge. To get control over someone. To gain one's position back. To get hold of someone. देखिए आप इसमें आपको कोई भी लिटरल मीनिंग तो दिया नहीं है, तो अभी ऑप्शन आपको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप बताइए क्या हो सकता है इसका? ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका है ऑप्शन नंबर 1, टू गेट वंस रिवेंज। अपना जो है वो ले लेना, जो बदला है वो ले लेना। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे रिवेंज है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपको वहां पर जाके कंफ्यूजन हो, टू गेट वंस पोजीशन बैक है या टू गेट वंस रिवेंज है, तो आप अभी इस चीज को समझ लीजिए, अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। टू गेट वंस बैक मतलब होता है टू गेट वंस रिवेंज। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले टू गेट वंस ओन बैक मतलब बदला ले लेना अपना, टू गेट वंस रिवेंज। Question number 27. To steer clear of. To steer clear of, drive carefully, avoid,
एक्सप्लेन क्लियरली, स्किप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू अवॉइड। ठीक है, किसी चीज को अवॉइड करना का मतलब, अवॉइड जो करते हैं हम उसको कहते हैं टू स्टेयर क्लियर ऑफ। किसी चीज को टालना, अवॉइड करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, टू ब्लेज अ ट्रेल, टू लाइट अ ट्रैक, नो। देखिए ये है लिटरल मीनिंग। टू सेट अप अ फायर, नो। टू वियर अ ब्लेजर वाइल रनिंग, देखिए टू वेयर अ ब्लेजर वाइल रनिंग, लाइक सीरियसली ब्लेजर रनिंग के टाइम पे, नो। सो विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? ऑप्शन नंबर 1 ओनली, टू लीड द वे एज अ पायनियर। आप किसी चीज के वो चीज पहली बार करना जो किसी ने नहीं की हो। ठीक है, टू ब्लेज अ ट्रेल, टू लीड द वे एज अ पायनियर। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, a colorful day, fatal day, happy and significant day, या hapless day? a colorful day, what does it mean? हटाइए, a fatal day, रेड है मतलब खतरा भी हो सकता है, यू कैन कंसिडर दैट। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे और हैप्पीस्ट डे, बताइए क्या होना चाहिए? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। जब भी आपकी जिंदगी में बहुत खुशी का कोई दिन होता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? इट्स माई रेड लेटर डे। ठीक है, और अ डी डे, एक और वर्ड होता है वो भी आप याद रखेंगे, अ डी डे, बड़ा दिन कोई आपके लिए। ठीक है, रेड लेटर डे मतलब खुश और महत्वपूर्ण दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो हैव द लास्ट लाफ, टू बी अ चीयरफुल नेचर, किसी का बहुत खुशनुमा खुश दिल लोग होते हैं वो वाला नेचर। laugh only after understanding something, to be victorious at the end of an argument, to crack the final joke। देखिए ये एकदम आपको लिटरल मीनिंग दे रहा है तो आप इसको क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, राइट। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। टू बी ऑफ ए चीयरफुल नेचर, हैव द लास्ट लाफ, इसका मतलब ये नहीं है। एक्चुअली इसका मतलब है टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आप उसमें विक्टोरियस हो जाते हैं एट द एंड, तभी तो आपका लास्ट लाफ होगा। समझ रहे हैं आप कि जो आपने बात कही है, जो आप अपना पॉइंट रख रहे हैं, उसी से लोग क्या हो जाते हैं? एग्री कर जाते हैं, तो आप विक्टोरियस हो जाते हैं उस आर्ग्यूमेंट में। टू हैव द लास्ट लाफ, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो देखिए आज जो है मैंने आपको टोटल 30 इडियम्स एंड फ्रेसेस करवा दिए हैं अभी तक। तो आपने अगर मेरी इससे लास्ट क्लास नहीं देखी है तो वो भी देखिए, और उससे पहले मैंने आपको वॉइसेस करवाया है। वॉइसेस मैंने आपको करवाया है कि किस तरीके से हम एलिमिनेट करते हुए जाते हैं अपने ऑप्शंस को, और राइट आंसर को, करेक्ट ऑप्शन को क्या करते हैं? ऑप्ट करते हैं। तो आप वो चीज़ मेरे साथ सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको 3 क्लासेस वॉइसेस की करवा दी हैं। अगर आपने वहाँ पे नहीं की हैं तो आप प्लीज़ उस क्लासेस को जाके देखिए और सीखिए कि हम किस तरीके से एलिमिनेशन से वॉइसेस करते हैं। और यहाँ पे जो इडियम एंड फ्रेजेस मैंने करवाए हैं, आपको एक्चुअल में इडियम एंड फ्रेजेस याद ही करने पड़ेंगे। तो आपका एक चीज़ ये है कि आप एक साथ बैठ के 100 इडियम एंड फ्रेजेस एक ही रात में याद कर लीजिए, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नेक्स्ट डे आपको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे। या फिर आप अभी से 15-20 जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसको लेकर पूरा एक प्लान बना लीजिए कि एक दिन में या एक वीक में मैं इतने 30 याद करूँगा। तो आप अगर एक वीक में 30 याद करते हैं और आपके पास 4 वीक्स हैं, तो आपको कितने याद हो गए हैं एक मंथ में? 120, जो कि आपके शॉर्ट रहेंगे, वो आपके दिमाग में रिटेन रह जाएंगे। देखिए आप याद करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप याद करके एग्जाम में उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हैं।
राइट? आप बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद नहीं रहती, तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है एट द एंड, राइट? तो इसीलिए आप अभी से ही छोटी-छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे और छोटी-छोटी चीज़ों को छोटी-छोटी अमाउंट में याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज़ ही करनी पड़ेंगी, इसमें आपको कोई भी और शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई जा सकती। हालाँकि मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से थोड़े बहुत ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों को रिलेट कीजिए अपनी एक्चुअल लैंग्वेज में। अगर आप कोई और भी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, तो भी आप उस लैंग्वेज में जो भी मुहावरे या फिर जो भी फ्रेजेज़ आप यूजुअल लाइफ़ में बोलते हैं, उन पर ध्यान दीजिए और उनको रिलेट करने की कोशिश कीजिए इन चीज़ों से। तो आपके लिए चीज़ें ये काफ़ी ईज़ी हो जाएँगी। ओके? थैंक यू। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम हैं आज, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, ताकि मैं आपको पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवा सकूँ। हालाँकि ये कोर्स मेरा यहाँ पर अभी चलने वाला है। So thank you so much for watching me here on Commerce Access, and don't forget to be a good human. Thank you so much for watching me here. It's time to sign off. Thank you.